हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द जॉब्स अड्डा। आज की डेट 8 जुलाई 2021, राइट। सो आज का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये आपके स्क्रीन पे रहे, राइट। सो आज ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि भाई जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक्स हम आज करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे जो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स है उनसे ही वो क्या है, लिंकअप है, ठीक है। और हमें उसको लिंक करना भी है, राइट। जैसे न्यूज में थे रिसेंटली सर चेतुर संकरण नायर, आपने काफी बार इनका नाम सुना होगा। सर संकरण नायर, जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ते हैं, जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो भी मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ते हैं, तब इनका नाम काफ़ी बार आता है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देन एक नया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिसका नाम है निपुण भारत प्रोग्राम, इसके बारे में जानेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो कुछ ये जो आपके इंडेक्सेस होते हैं लाइक दिस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये कुछ इंडेक्सेस होते हैं कि भाई ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, ठीक है। तो और ये जो इंडेक्सेस है क्या ये एनुअली आते हैं, क्या ये बाय एनुअली आते हैं, राइट। सो कुछ जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एक नई टर्म अभी सुनने को आ रही है जिसको हम बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म। अब ये रिवेंज टूरिज्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रैंड इथोपियन रेनासा डैम, ये एक डैम बन रही है इथोपिया में, उस डैम का नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनासा डैम। अब ये डैम के बारे में थोड़े कुछ जो फीचर्स है वो जानेंगे, कब तक कंप्लीट होगी ये डैम उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट वेस्ट बंगाल पासेस रेजोल्यूशन टू सेट अप लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपको पता होगा कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे बनाया जाता है अगर किसी स्टेट में नहीं है, और अगर किसी स्टेट में है तो वहां पे उसको एबॉलिश कैसे किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में भाई कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, तो और रिसेंटली क्या वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और इस रेजोल्यूशन के पास होने से वो मांग कर रहे हैं कि उनकी स्टेट में भी यानी वेस्ट बंगाल में भी क्या हो, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप किया जाए। तो इन टॉपिक्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सर चेतुर संकरण नायर को। किसको डिस्कस करेंगे? सर चेतुर संकरण नायर, राइट। काफी मैंने जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे काफी कुछ लिखा है, काफी डिटेल लिखा है। ये डिटेल इसलिए लिखी है मैंने ताकि भाई जब आपको ये पीडीएफ अवेलेबल किया जाए, ठीक है, आपको नोट्स तो चाहिए, राइट। सो जब भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल किया जाए, ठीक है, जैसे ये सेशन ओवर होगा, अपलोड होगा, राइट, आपको मिलेगा, तो जैसे ये पीडीएफ मिले तो इस पीडीएफ को आप जरूर एक बार रीड करें, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ लिखा गया है इनके बारे में। कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा जो हम अगर स्किप करते हैं, तो जब भी आप रीड करें, जब भी आप अपने नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स के, तो इन पॉइंट्स को माइंड में जरूर रखें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई एक रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि भाई एक बायोपिक बनने वाली है, ठीक है। जैसे आपने देखी होगी बाग मिल्खा बाग देखी, मैरी कॉम देखी, ऐसे ही इन पे एक बायोपिक जो है वो प्रोड्यूस की जानी है। किस पे? सर चेतुर संकरण नायर के ऊपर एक बायोपिक प्रोड्यूस की जाने वाली है, राइट। और इसीलिए ये न्यूज में है। इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1857 को, ठीक है। कहां पे? इन मालाबार पलक्कड़। अगर आप देखेंगे पलक्कड़ कहां आता है, तो पलक्कड़, ठीक है, ये साउथ इंडिया में आता है आपका पलक्कड़, ठीक है। तो और ये थे कौन? ही वॉज बेसिकली ए लॉयर, एक वकील थे। ही वॉज ए लॉयर, वो एक वकील थे, और बाद में जज भी बने मद्रास हाई कोर्ट में, राइट। मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की, वहां जज भी बने, और काफी एक इंपॉर्टेंट, एक प्रोमिनेंट लीडर है, प्रोमिनेंट फीचर है इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, राइट। और बाद में ही वॉज नाइटेड ऑल्सो। आप ये नाम देख रहे होंगे सर। ये सर नाम मतलब उनको नाइटहुड दिया जाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम नाइटहुड देती थी, जैसे उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड दिया था, बट आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ही बेसिकली सरेंडर्ड हिज नाइटहुड, उन्होंने वो वापस कर दिया। सिमिलरली जो महात्मा गांधी थे उनको भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, जब वो बोयर वार में थे, तो उन्हें केसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। और जब वो यहाँ पे भी आए थे, कब?
1915 में जब भारत आए थे, आपको पता है कि भाई पहला विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एक रिक्रूटिंग सार्जेंट का काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। उसको देखते चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें केसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया था। किसको सम्मानित किया था? महात्मा गांधी को, राइट। और महात्मा गांधी जी ने भी क्या, आफ्टर दिस जलियांवाला बाग मैसेकर, उन्होंने भी अपना एक केसरे गोल्ड मेडल जो था वो सरेंडर कर दिया था। अवार्ड वापसी जिसको हम आज कहते हैं ना, तो वो उन्होंने भी वापस कर दिया था। सिमिलरली रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था। तो ये नाइटहुड जब प्रदान करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जो भी वो डिग्निटरी था, जो भी वो पर्सनैलिटी थी, उसके नाम के आगे सर लगता था, राइट। अगर आप आज प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट से अगर इसको हम जोड़े, आपको ये पता होगा कि अगर काफी लोग आप में से क्रिकेट के फैन भी होंगे, तो आप सब ने इंग्लैंड के एक ओपनर थे जिनका नाम था एलिस्टर कुक। आफ्टर हिज रिटायरमेंट उनको भी नाइटहुड प्रदान किया गया। आजकल उनका नाम है सर एलिस्टर कुक, उनको बोला जाता है अब, राइट। सो ऐसे ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नाइटहुड प्रदान करती थी और इनको भी नाइटहुड मिला था। ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते थे और जो इनके दादाजी थे, ठीक है, जो इनके ग्रैंडफादर थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय का काम भी करते थे, राइट। सो बड़े पढ़े लिखे थे। जो मेन इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना है वो है कि भाई आफ्टर 1900 थोड़ा इनकी जो वर्क क्रोनोलॉजी है, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इन्होंने काम किया, काफ़ी सारे कमीशंस में इनको अपॉइंट किया गया, तो वही चीज़ें हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर शंकरन नायर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई 1902 में आपको पता है कि भाई भारत के वाइसरॉय कौन थे? भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। हाँ, ये वही लॉर्ड कर्जन है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के लिए जिम्मेदार भी थे। तो जो आपके लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने सर शंकरन नायर को अपॉइंट किया रेलिक कमीशन में, ठीक है। रेलिक कमीशन बनाई गई थी 1902 में। तो उस कमीशन में एज ए मेंबर लॉर्ड कर्जन ने चेतूर शंकरन नायर को भी अपॉइंट किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। इसके अलावा जो शंकर नायर थे, he was appointed as a companion of the Indian Empire by the King Emperor, plus he was appointed as a permanent judge in the Madras High Court by the British government also। तो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब इन्होंने काम किया, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनको बाद में नाइटहुड भी प्रदान किया गया। फिर ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके पार्ट भी बने। तो ये सब चीज़ें जो इनके बारे में है ब्रिटिश काल के दौरान, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बनाती है, ठीक है। और एजुकेशन पोर्टफोलियो का इनको इंचार्ज भी बनाया गया था, राइट। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो वाइसरॉय की काउंसिल थी, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो उसके बाद इन्होंने वाइसरॉय की काउंसिल से रिजाइन भी किया, राइट। सो इसी वजह से ये बड़े एक प्रोमिनेंट एक फीचर है इंडियन नेशनल मूवमेंट के, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको एक तो याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि इनके ऊपर बायोपिक बन रही है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई किस भारतीय जज के ऊपर या किस भारतीय एक प्रोमिनेंट एक लीडर के ऊपर या पॉलिटिशियन के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि भाई जिसको नाइटहुड भी प्रदान किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उस पर एक रिसेंटली एक बायोपिक बनने वाली है। तो उनका नाम है सर चेतूर शंकरन नायर, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ओके। राइट, ये सब इनकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है कि कैसे कैसे हुआ। आपको थोड़ा जलियांवाला बाग के बारे में इसमें लिखा गया है, तो इसको आप रीड कीजिए एक बार, ठीक है। मोर और लेस आपको समझ आ जाएंगी। बट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो ये आपको ये बताना था कि भाई जो सर चेतूर शंकरन नायर थे, ठीक है, इन्होंने रिजाइन क्यों किया, वो सब इसमें लिखा गया है। तो एक बार उसको पढ़ लीजिए आप, कैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंग्लिश की जो पॉलिसीज थी उसके बाद, राइट। देखो, कोई भी एक व्यक्ति जब वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो मतलब ब्रिटिश सरकार को एकदम क्या होगा उस टाइम, भरोसा होगा कि भाई अपना ही बंदा है, हमारे लिए ही काम करेगा। लेकिन है तो हिंदुस्तानी, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर कुछ रिफॉर्म्स भी, जो मॉन्टेगू क्लेमेंसफोर्ड रिफॉर्म्स 1917 में आए, जिसकी वजह से या जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, कुछ रिफॉर्म्स की बात इन्होंने भी उसमें की। क्या क्या रिफॉर्म्स इनकी वजह से लाए गए उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब आपके 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिनमें इनका योगदान था। जैसे कि भाई जो आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको
दो हाउसेस में डिवाइड किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। ये पहले नहीं हुआ करता था। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी आपकी उस टाइम की, वो एक ही हाउस होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद क्या हुआ कि भाई दो हाउसेस में हो गया, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो ये इनका एक योगदान है, और इसी की वजह से जो प्रोविंसेस में क्या होने लगा, अब डुअल गवर्नमेंट मतलब चलने लगी, जिसको हम लोग डायरकी के नाम से भी जानते हैं। डायरकी एंड डुअल गवर्नमेंट होगी। क्यों? क्योंकि भाई लोअर हाउस अपर हाउस हो गया, ये तो सेंटर पे था। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज काउंसिल होती थी वहां पे भी बनने लगी, चीफ मिनिस्टर बनने लगे, तो ये सब चीजें वहां पे चलने लगी, ठीक है। और जो बाइकैमरलिज्म है इंडिया में, इट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज रिफॉर्म्स। इन्हीं रिफॉर्म्स के बाद जो आप ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो रिफॉर्म्स आए, जिनमें एक इंपॉर्टेंट योगदान था शंकरन नायर का, इसी के बाद जो आज भी एक प्रोमिनेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करें आज़ादी के बाद भी हमने इस फीचर को छोड़ा नहीं, इस बाइकैमरलिज्म को। आप देखेंगे कि हमारे सेंटर में क्या है, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा है। सिमिलरली स्टेट्स में भी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राइट। तो सिमिलरली ये सब चीजें भी की गई। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट शंकरन नायर। आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर रीड कीजिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इनके बारे में और पता चलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज निपुण भारत प्रोग्राम। ध्यान से पढ़िएगा, निपुण भारत प्रोग्राम। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इस निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया रिसेंटली। अभी कल तो एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए वापस से, तो नए एजुकेशन मिनिस्टर आई गेस इट्स देवेंद्र प्रधान, ठीक है, मिस्टर प्रधान, जो पास्ट में इन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाला था, राइट। सो ही बिलोंग टू स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो नए आई गेस एजुकेशन मिनिस्टर है। तो लेकिन उनसे पहले जो पुराने एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये निपुण भारत प्रोग्राम की स्टार्ट की। अब ये निपुण भारत प्रोग्राम में ये निपुण, व्हाट डज दिस निपुण स्टैंड फॉर? तो जो ये निपुण है, यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर के लिए। सो निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, नेशनल मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पे एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है सरकार द्वारा, जिसके तहत जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में प्रोफिशिएंसी मिल सके, और न्यूमरेसी मतलब आपके मैथ्स में, आपके क्वांट में और आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि लोग क्या है कि भाई समझ नहीं पाते, इतने प्रोफिशिएंट नहीं है। हम अंग्रेजी तो सब पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखेंगे आजकल मैक्सिमम बच्चे जो है सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्या सेम लेवल की प्रोफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है? नहीं। अगर आप कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स के साथ, तो और काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स को भी जो थोड़े नीचे स्तर के प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं थोड़े वो टॉप क्लास हाई क्लास के प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनमें आप देखेंगे जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होगा स्पीकिंग स्किल्स में, अंडरस्टैंडिंग में। तो इसी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे एक इनिशिएटिव लिया गया है, और इसी का नाम है क्या? निपुण भारत प्रोग्राम, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। जो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले बोलते थे एचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है। तो रिसेंटली जब आपका नया प्रोग्राम आया था, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब 2020 आई थी पिछले साल, तो उसके आते ही क्या हुआ कि भाई जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल गया। बोला कि भाई अब से हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बोलेंगे। पहले इसी मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, और अब इसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। कल जो आपका कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया मंत्रालय उसमें बनाया है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कौन सा मंत्रालय है? सो दैट इज बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो नया, कॉर्पोरेशन जो है वो नया आपका नया मंत्रालय बना है। तो ये सब चीज़ें आपको जब भी आप न्यूज़ देखते हैं या आप
अखबार पढ़ेंगे, ये हैबिट आपकी खुद डेवलप हो जाएगी। आप ये छांट पाएंगे कि भाई आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी क्या है और किस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लास 4th लेवल से आप IAS तक की बात करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे एग्जाम को, क्यों देखो क्लास 4th के एग्जाम के लिए या आपके ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए या आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए या कोई भी अगर आप स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज का कोई एग्जाम तैयार कर रहे हैं, तो सब में जो एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो अलग अलग है। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि भाई मेरा सिलेबस क्या है। आपको पिछले 5 साल के जो उस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स है, जो पूछे जा चुके हैं सवाल उस एग्जाम में, तो वो सब आपको पता होने चाहिए। पता ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको याद होने चाहिए वो सवाल, लेकिन आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए कि भाई उस एग्जाम के मैथ सेक्शन में ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या आसान सवाल पूछा जाता है, क्या मॉडरेट लेवल का या एक डिफिकल्टी या हार्ड लेवल का सवाल पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें एग्जाम के साथ साथ ये आपको डेवलप करनी है अपने में। और जब ये डेवलप हो जाती है तो आप इजीली हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो और बढ़ जाता है, आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है और एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें ये आपको चीज़ें मतलब रखनी है। प्लस जो ये आपका ये निपुण भारत प्रोग्राम है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इनिशिएटिव तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, लेकिन इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, देखो हर एक मिनिस्ट्री में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, ये इसको इंप्लीमेंट करेगा। इनिशिएटिव पूरे मंत्रालय का है, लेकिन इंप्लीमेंटिंग जो पावर रहेगी या जो हेड रहेगा इंप्लीमेंटेशन के लिए, दैट विल बी द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। प्लस इसका टारगेट क्या है, क्या एम क्या है, किसको ये मतलब इसका टारगेट क्या है इस प्रोग्राम का, जो ये निपुण भारत प्रोग्राम है, नेशनल इनिशिएटिव जो है प्रोफिशिएंसी के लिए, ठीक है, प्लस अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यूमरेसी के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लोग मैथ्स को अच्छे से समझ पाए, उनका लेवल डेवलप हो न्यूमरेसी के लिए। तो इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट है कि भाई जो प्रत्येक बच्चा है भारत में, दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया और इन द कंट्री नेसेसरली अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय द ईयर 2026-27, कि भाई हर एक बच्चा जो भारत में है, प्रत्येक बच्चा जो भारत में है, ग्रेड 3 मतलब तीसरी कक्षा तक, क्लास 3 और 3rd तक, क्लास 3rd तक जो भी बच्चा हमारे देश में पढ़ता है, उसको एक न्यूमरेसी में एक प्रोफिशिएंसी आ जाए। और इसका टारगेट कब तक है, किस साल तक ये पूरा सोच रहे हैं कि भाई हम कवर कर पाएंगे? सो वो आपका साल है 2026-27, तो 2026-27 तक ये बताया जा रहा है कि भाई जो भी हमारा इसमें टारगेट है, जो हमारा एम निपुण भारत प्रोग्राम के अंडर है, भाई हम इसको अचीव करेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी का एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि भाई यहाँ तक आपको ये पूरा करना है। अब इसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और नहीं होंगी, तो उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता अभी हम कवर करेंगे कि भाई क्या क्या होगा इसमें। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात करूँ, इसी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात करूं, तो जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, ठीक है, क्या होता है कि भाई किसी भी चीज़ को करना है तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना बड़ा ज़रूरी है, राइट। तो मैकेनिज्म कैसा होगा, तो बताया जा रहा है कि भाई इसके मैकेनिज्म के लिए एक प्रॉपर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक 5 टायर मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा, एक 5 टायर मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा। अब ये 5 टायर मैकेनिज्म क्या है कि भाई जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो किस किस लेवल पे लिए जाएंगे, टीयर मतलब किस किस लेवल पे लिए जाएंगे। तो हर एक स्टेट और यूटी में सबसे पहले जो मैकेनिज्म है एक नेशनल लेवल पे सेटअप किया जाएगा, नेशन के बाद क्या आता है, फिर स्टेट लेवल पे, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक के बाद स्कूल लेवल पे, ठीक है। ये सब
ये 5 टायर्स जो हैं ये आपके फॉलो किए जाएंगे। मतलब इस जो ये निपुण भारत प्रोग्राम है, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो ये 5 टियर मैकेनिज्म है, तो ये नेशनल लेवल से शुरुआत होके प्रत्येक स्कूल लेवल तक किया जाएगा। और जो ये पूरा इसका जो खर्चा आएगा, जो भी सब कुछ होगा, इट विल बी अंडर द एजेस ऑफ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। ये समग्र शिक्षा अभियान है, इसको भारत सरकार ने शुरू किया था, ठीक है, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन अवर कंट्री, ठीक है, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन अवर कंट्री, समग्र शिक्षा अभियान, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत जो भी खर्चा आपका इस निपुण भारत प्रोग्राम में होगा वो इस स्कीम के तहत होगा, क्योंकि इस स्कीम में एक बजट एलोकेट किया गया है पार्लियामेंट द्वारा। जब आपका बजट होता है वहाँ पे अनाउंस होता है, तो इस स्कीम को एक पैसा दिया गया है। तो जितना उस स्कीम को पैसा दिया गया है उसमें से कुछ पैसा आपका इस निपुण भारत प्रोग्राम के लिए भी दिया जाएगा। और जो मेन फोकस रहेगा, इट विल बी ऑन द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, लिटरेसी, न्यूमरेसी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइक स्किल्स चेक किए जाएंगे, ताकि एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बी इट मेंटल डेवलपमेंट, बी इट फिजिकल डेवलपमेंट, राइट। सो प्रत्येक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ये इस पूरे जो निपुण भारत प्रोग्राम है ये इसका एक मिशन रहेगा, ये इसके फोकस एरिया रहेंगे, ताकि जो हमारे देश के बच्चे हैं वो नई ऊंचाइयों को छू सके, दैट दे कैन प्रोपेल न्यू हाइट्स, वो नई नई हाइट्स तक पहुंचे। ये इस पूरे प्रोग्राम का क्या है, मेन एम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, राइट, नेक्स्ट इज हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स, राइट। हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला कि भाई जो भी आप इंडेक्सेस पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल पे रिलीज होते हैं, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज होते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है, तो हर एक चीज में 3-4 चीजें याद रखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला क्या याद रखना है किसी भी पासपोर्ट इंडेक्स में या किसी भी इंडेक्स में, कि भाई इसको रिलीज कौन करता है, हु रिलीजेस इट, ठीक है, हु, व्हेन, ठीक है। एक तो कब रिलीज किया जाता है, कौन रिलीज करता है, कब रिलीज होता है, उसके बाद इंडिया का रैंक क्या था उस साल, इंडियाज रैंक, फिर टॉप पे कौन है, जो रैंक 1 कंट्री है, यानी जिस कंट्री ने उस इंडेक्स में टॉप किया है उसका नाम क्या है। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो हर एक इंडेक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, आप वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं उसको पढ़ लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होता है, बड़ी सारी रिपोर्ट्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है, ठीक है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है, ठीक है। आप यहाँ डेमोक्रेसी इंडेक्स है, तो हर एक इंडेक्स को कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो आपको ये सब जो मैंने 4 चीज़ें लिखी, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए उस इंडेक्स के बारे में। सो हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स, अब पासपोर्ट जब आ गया तो मतलब ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और जो लेटेस्ट एडिशन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का, इसको रिलीज कर दिया गया है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या होता है, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट बेसिकली कंसिस्ट ए ग्लोबल रैंकिंग, एक ग्लोबल रैंकिंग है किसकी, हमारे जितने भी देश है, पूरे विश्व में जितने भी देश है, उनका जो ट्रैवल फ्रीडम इंडेक्स है, उनके सिटीजन्स के लिए जो वहाँ रहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो इंडेक्स तैयार किया गया है, ठीक है। तो एक ग्लोबल रैंकिंग दी जाती है प्रत्येक देश को उसके पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर। और जो आपका ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ये कब शुरुआत हुई थी इस पासपोर्ट इंडेक्स की, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006 में। In 2006 this Henley Passport Index was started और ये रिलीज कौन करता है, it is rated by Henley and Partners Visa Restriction Index and was modified and renamed in January 2018 as what, Henley Passport Index। पहले इसका नाम Henley and Partners Visa Restriction Index था कि भाई हर एक देश, देखो
हम अगर आप भारत आते हैं तो भाई जैसे होता है ना वीज़ा फ्री ट्रैवल, कि भाई यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल हम बोलते हैं कि भाई जब आप उस देश पहुँचेंगे तब आपको वीज़ा मिल सकता है। ऐसे भारत में भी क्या है कि भाई काफ़ी सारे मुल्कों के लिए भारत में वीज़ा ऑन अराइवल है। यहाँ अगर आप जैसे अब मालदीव्स जाते हैं, आप छुट्टी मनाने जाते हैं, ठीक है, तो मालदीव्स अलग मुल्क है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। आपको पहले से ही वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस उतने मतलब नहीं है। भारत में भी ऐसा ही है। यहाँ हमारा जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट पे हम कहाँ कहाँ वीज़ा, जो हम फ्री वीज़ा हम बात कर सकते हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल की हम बात कर सकते हैं, तो भारत के पासपोर्ट पे कितने कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब चीज़ें ही इसमें कैलकुलेट की जाती है और उसके बेसिस पे एक रैंकिंग निकाली जाती है, राइट। सो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, और इसको हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स कहा जाता था पहले, और बाद में जनवरी 2018 से इसका नाम चेंज हुआ और अब इसको हम लोग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। जो यहाँ से डेटा आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, यानी IATA से जो डेटा आता है, उसी डेटा के बेसिस पे ये पूरा आपका रैंकिंग जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए? जो मैंने अभी इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से पहले भी आपको समझाया कि भाई कैसे हम लोग क्या करते हैं, कि भाई क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो भी आपको समझ आ गई होंगी आई गेस, राइट। सो आगे चलते हैं, राइट। अब बात आती है इसमें परफॉर्मेंस की, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है कंट्रीज का। सो जापान जो है टॉप पे है, जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, रैंक 1 इसमें जापान का है। नंबर 2 पे आता है आपका सिंगापुर, नंबर 2 पे आता है सिंगापुर। सो 2020 का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसको टॉप किसने किया है? जापान ने किया है। नंबर 2 पे आपका सिंगापुर, नंबर 3 पे जर्मनी, नंबर 4 पे आपका मतलब 3 पे ही है। टॉप 3 आप याद रख लीजिए, बहुत रहेगा। 3 पे आप याद रख लीजिए जर्मनी, ठीक है। तो ये आपके टॉप 3 कंट्रीज है आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया का रैंक 84 पे है। क्या रैंक है इंडिया का? 84। इंडिया का रैंक है 84 इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो आपका ये 2020 का, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका 2020 का है। उसमें भारत का रैंक क्या है? 84 है। और अगर आप वीज़ा फ्री एसेस की बात करें तो भारत के पास वीज़ा फ्री एसेस जो है वो केवल 58 डेस्टिनेशंस का है पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग 33 ऑफ विच गिव इंडियंस वीज़ा ऑन अराइवल। उसमें से वीज़ा फ्री अराइवल या वीज़ा ऑन अराइवल खाली 33 देश देते हैं, और वीज़ा फ्री एसेस 58 डेस्टिनेशन यानी 58 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, हमारे पास फ्री वीज़ा एसेस है भारत के पास, ठीक है। तो जापान की अगर आप बात करोगे ना, तो जापान का के पास जो फ्री वीज़ा एसेस है वो 191 डेस्टिनेशंस का है। समझ गए आप? जापान के पास पूरे विश्व में, अगर आपको पता होगा, इट्स 195 प्लस कंट्रीज़ है, करीब करीब 200 के करीब पूरे विश्व में इतने मुल्क है, ठीक है। उसमें से 191 कंट्रीज जापान को फ्री वीज़ा एसेस देती है, लेकिन भारत को केवल 58 कंट्रीज देती है। सिंगापुर को 190 कंट्रीज का फ्री एसेस है, राइट। सो इसी हिसाब से ही आपकी रैंकिंग जो है वो कैलकुलेट की जाती है, राइट। सो होप आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी डिस्कस किए वो आप इजीली समझ पाए हो। टॉप कंट्रीज कौन सी है, भारत का रैंक क्या है। ये जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये एक सालाना इंडेक्स है, हर साल इसको रिलीज किया जाता है, राइट। और जो इस साल का इंडेक्स है 2020 का, वो आप सबको पता चल गया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। अब जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है इसको रिलीज कौन करता है? सो द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 इट इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU इसको बोलते हैं। कौन रिलीज करता है इसको? EIU, ठीक है। सो योर डेमोक्रेसी इंडेक्स इट इज रिलीज्ड बाय EIU, ठीक है। इसको रिलीज किया जाता है और भारत का रैंक जो है वो 2 प्लेसेस ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सो अभी जो करंटली 2020 में भारत का रैंक है वो क्या है? 53। 2019 में भारत का रैंक क्या था? 51, ठीक है। 2020 का आप याद रखेंगे, 2019 का भी आप याद रख सकते हैं,
सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई 2 प्लेसेस ड्रॉप हुई है भारत की, राइट। इंडिया का रैंक जो अभी है वो करंटली 53 है इसमें, ओके। और डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है आपका, इसको रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। जो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसकी शुरुआत भी सन 2006 में हुई थी, ठीक है। और ये क्लियर इमेज जो है इंडेक्स, ये प्रोवाइड करता है ऑफ द स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसीज वर्ल्ड वाइड इन 167 कंट्रीज। तो 167 कंट्रीज में से भारत का रैंक 53 पे है, इतनी बात आपको याद रखनी है। हम भी एक डेमोक्रेसी है, राइट, है ना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट डेमोक्रेसी में भी हमारा रैंक 53वां है। और कितने देशों में से? 167 देशों में से। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। जो टॉप की कंट्री है वो कौन सी है? नॉर्वे। रैंक 1 नॉर्वे है, रैंक 2 आइसलैंड, रैंक 3 स्वीडन, रैंक 4 न्यूजीलैंड, रैंक 5 कनाडा, ठीक है। ये 5 आपके देश है। रैंक 1 है नॉर्वे का, रैंक 2 आइसलैंड, रैंक 3 स्वीडन, रैंक 4 न्यूजीलैंड और रैंक 5 कनाडा का, ठीक है। तो ये आपका था डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 कि भाई इसको रिलीज कौन करता है, ठीक है। भारत का रैंक क्या है, टॉप कौन है, कब इस जो ये इंडेक्स है इसकी शुरुआत कब से की गई, और इससे होता क्या है कि हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि उस कंट्री में कि भाई डेमोक्रेसी के क्या हालचाल हैं, ये पूरा हमें पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि भाई जो एक मुल्क है, ठीक है, उसकी जो इकोनॉमी है वो कितनी इनोवेटिव है, ठीक है। एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी इनोवेटिव है, उसकी इकोनॉमी की इनोवेटिव परफॉर्मेंस के बारे में हमें ये बताता है कि भाई वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, क्या उसमें चल रहा है अभी, क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट्स उसमें की गई है, क्या कोई ऐसी डेवलपमेंट है जो अभी तो मतलब अभी क्या है, अभी वो पाइपलाइन में ही है लेकिन चर्चा में है। तो वो सब चीज़ें आपका मद्देनजर रखते हुए एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये रिलीज किया जाता है। अब जो ये आपका GII भी इसको बोलते हैं, आप इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलिए, इसको रिलीज कौन करता है? सो दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इट इज रिलीज बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी है, एक बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व में, जिसका नाम है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, CORNELL। तो जो आपकी एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ INSEAD एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूर WIPO, ये तीसरा। तो ये तीनों मिलके क्या रिलीज करते हैं? आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो मेजॉरिटरली उसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, INSEAD है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अब कभी अगर आपको एक MCQ आ जाता है कि भाई ये इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है और आपके ऑप्शंस में WIPO आपको मिलता है, ये दो नहीं है, तब भी आप WIP को ही क्या मार्क करेंगे कि वो सही आंसर है, राइट। सो ये तीनों मिलके जो है ये आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करते हैं। और जो आपका ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज योर WIPO, इट इज बेसिकली ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की काफी सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, उन्हीं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी कोरोना काल चल ही रहा है, मैं कोरोना काल ही बोलूँगा इसको, पिछला साल हो गया, ये साल भी थोड़ा आधा से ज़्यादा तो ख़त्म हो ही गया है। तो कोरोना काल पे एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की जिसने बहुत काम किया है, सो दैट इज़ योर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो जैसे ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सिमिलरली WIPO ये एक और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और जो थीम है आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की, वो क्या है? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। क्योंकि भाई ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, पूरे विश्व भर जो है, पूरा विश्व जो है वो कोरोना से क्या है, ग्रस्त है। तो इस टाइम पे जो फाइनेंस है, जो इनोवेशन के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, किसी भी चीज़ आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो रिसर्च है, R&D में है, तो उसके लिए भाई पैसा लगता है, बिना पैसे के आप इनोवेशन की बात नहीं कर सकते। तो वही थीम है, हु विल फाइनेंस इनोवेशन इज टाइमली गिवन बाय द ह्यूमंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज जो हम अभी देख रहे हैं ड्यू टू द ग्लोबल पैंडेमिक। अब पूरे जो कंट्रीज है इनकी रैंकिंग कैसे की गई है इसमें, कि भाई जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें रैंक किस कंट्री की क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रैंकिंग की बात करें तो
इस कंट्री में या इसमें अगर हम बात करें भारत की परफॉर्मेंस की, सो इंडिया का रैंक जो है इट इज 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, भारत का रैंक क्या है? 48वां। 48th पोजीशन है भारत की, याद रखेंगे, ठीक है। इंडिया इज एट द टॉप पोजीशन अमंग द नेशंस इन सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया, एंड इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। और अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ग्लोबल सिनेरियो जो है वो शो कर रहा है कि जो रैंकिंग है इट शोइंग द स्टेबिलिटी एट द टॉप बट अ ग्रेजुअल ईस्टवर्ड शिफ्ट इन द लोकस ऑफ इनोवेशन। देखो ये ग्रेजुअल ईस्टवर्ड शिफ्ट क्या है, आप सबको एक मैप को अपने यहाँ पे एक क्या उसको आप देखिए, ये अगर हम मैप मानते हैं ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो ये आपका यूएस रहता था, ये यूके, यूरोप, ठीक है, यहाँ पे आपका लाई करता है इसी क्वाड्रेंट में सारा। तो ये और ये डायरेक्शन कौन सी है? इट इज़ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब क्या देखा जा रहा है कि भाई जो ग्लोबल इनोवेशन में शिफ्ट देखा जा रहा है वो पहले वेस्टवर्ड हुआ करता था, वहाँ पे डेवलपमेंट्स होती थी, वहाँ के जो वैज्ञानिक है, रिसर्चर्स है, वो ज़्यादा इनोवेटिव होते थे। लेकिन आजकल जो ये शिफ्ट देखा जा रहा है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में देखा जा रहा है, ड्यू टू दी ग्रोथ ऑफ इंडिया, ड्यू टू दी ग्रोथ ऑफ चाइना, ड्यू टू दी ग्रोथ ऑफ वियतनाम, तो यहाँ ड्यू टू दी ग्रोथ ऑफ सिंगापुर। तो इन सब कंट्रीज की वजह से क्या देखा जा रहा है, यहाँ फिलीपींस की अगर हम बात करें तो इन सब कंट्रीज की वजह से क्या देखा जा रहा है कि जो लोकस ऑफ इनोवेशन है, जो लोकस ऑफ इनोवेशन है उसमें एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखा जा रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट। तो ये सब चीजें नहीं हो रही है इसमें। और अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप की बात करें, टॉप कंट्रीज में अभी भी इंडिया, चाइना और वियतनाम नहीं है, टॉप पे अभी भी स्विट्जरलैंड है। कौन सी कंट्री है टॉप पे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है, राइट। स्विट्जरलैंड जो है उसने टॉप किया है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और स्वीडन, इसके बाद नंबर 2 पे स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, नीदरलैंड है, अभी भी ये इनोवेशन रैंकिंग को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो देखा जा रहा है, जो अब एक नया एक रैंकिंग जो इस साल की रैंकिंग आई है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि ये जो इनोवेशन जो वेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस होता था, उसका लोकस थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ होता था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये इसमें देखा गया है, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? ये जो हमारा एशिया है, राइट, एशियन कंट्रीज़ के लिए अच्छी चीज़ है कि भाई हम इनोवेशन इंडेक्स में आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट हाँ बढ़ रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट्स कर रहे हैं फर्दर, राइट। सो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है? इंडिया ने 48th पोजीशन पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। 2019 में भारत का रैंक इसमें क्या होता? 52 था, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2019 में, ठीक है, 2019 में भारत का रैंक 52 था, लेकिन 20 में 48, मतलब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। 4 स्पॉट्स की हमने जंप, छलांग ली है इस 2020 वाली रैंकिंग में। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां लिखा गया है व्हाट इज रिवेंज टूरिज्म। ये रिवेंज टूरिज्म क्या है? तो रिवेंज टूरिज्म जो है ये एक नई टर्म आजकल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। काफ़ी सारे पेपर्स पे इस पे आर्टिकल भी आया है। सो शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा कि जो ये मतलब ये जो आपका रिवेंज टूरिज्म है, इट इज़ बेसिकली हिटिंग इंडियंस। जो हम जो भारतीय हैं, हम पे इस पे काफ़ी ज़्यादा हम पर मतलब असर पड़ रहा है इस रिवेंज टूरिज्म का हम पे बड़ा असर पड़ रहा है। और जो ये रिवेंज टूरिज्म है, ये जो टर्म है, ये बेसिकली रिवेंज ट्रैवल से लिया गया है। और ये रिवेंज ट्रैवल क्या था? इट वाज बेसिकली इट हैपेंड इन 1980s इन चाइना। और एक चाइना का कॉन्सेप्ट है रिवेंज स्पेंडिंग, व्हेन द कंट्री सॉ एन एक्सप्लोजन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग आफ्टर इट एमर्ज फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। जो कम्युनिज्म के दौरान जो रेस्ट्रिक्शंस आपके चाइना में लगाई, जब इन रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया गया, जब चाइना में इन रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया गया, ठीक है, तो उसके बाद एक कंज्यूमर स्पेंडिंग में एक एक्सप्लोजन देखा गया। मतलब लोग ज्यादा खर्चीले बनते गए, लोग खर्चा ज्यादा करने लगे, तब ये टर्म सामने आई। प्लस नाउ आजकल अगर हम बात करें, 1980s का टाइम तो गया, अगर हम आज के समय की बात करें, आज क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंग्स्टी बॉटल्ड अप डिमांड फॉर ट्रैवल आफ्टर सेवरल मंथ्स। देखो टूरिज्म जो सेक्टर है, कोरोना की वजह से ये मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर रहा। क्यों? क्योंकि
अब जब आप ट्रैवल नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आप इंडिया में ही ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे, आप इंडिया से बाहर भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, राइट। सो टूरिज्म सेक्टर, जो ट्रैवलिंग लोग जो इस बिजनेस में थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और इसी वजह से एक फीलिंग आई कि हम लोग ब्रेक फ्री करें फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ ऑफ लॉकडाउन। लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे आजकल मनाली में क्या हो रहा है, पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हुई है ना। आज की बात कर रहा हूं, 2-3 दिन से मनाली में क्या आप देख रहे हैं, पिक्चर्स कितनी ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि भाई वहां पे अब पांव रखने की जगह नहीं बची है, सारे होटल्स बुक है, सब कुछ बुक है, लेकिन हम लोग क्या है, जा रहे हैं छुट्टी मनाने, ये देख नहीं रहे हैं कि भाई रेस्ट्रिक्शंस में ईज डाउन मिला है, ठीक है, थोड़ा अनलॉक का फेज आया है, रेस्ट्रिक्शंस में थोड़ी छूट, हमें रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं बेसिकली लॉकडाउन के बाद, लेकिन इसका हमें सही तरीके से क्या मतलब उपयोगी मैं कहूँगा एक हिसाब से, कि हमें भाई जो चीज़ें नेसेसरी है इस टाइम पे वो ज़रा करनी चाहिए, ठीक है। अपनी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना चाहिए, ना कि हम घूमने चले जाए जिसकी वजह से केसेस फिर राइज हो, राइट। सो इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। प्लस जो आपका ये रिवेंज टूरिज्म है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अनदर फिनोमिना कॉल्ड लॉकडाउन फटीग। लॉकडाउन में क्या हो गया, हम बोलते हैं ना लोग सुस्त हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, भाई मोटे से हो गए, ठीक है, सबका वेट बढ़ा यार, मेरा भी वेट इंक्रीज हुआ है, राइट। सो लॉकडाउन फटीग की वजह से क्या है, ये उसका एक मैं बोलूंगा उसका इफेक्ट है, ठीक है, जो आपका ये रिवेंज टूरिज्म आया। मतलब रिवेंज टूरिज्म क्या है कि भाई हमें 1.5 साल से कहीं बाहर जाने नहीं दे रहे, अब ऐसी की तैसी, अब तो हम बाहर निकलेंगे यार, चाहे कुछ भी हो जाए, घूम के आएंगे। अब मनाली गए हैं घूमने के लिए, अब देखो क्या होगा थोड़े टाइम के बाद, जो हम बोल रहे हैं कि भाई 3rd वेव आ सकती है कोरोना की, तो वो हमारे ही वजह से आएगी। अब वो अगस्त में भी आ सकती है, सितंबर में भी आ सकती है, अक्टूबर में भी आ सकती है, और अगर हम चाहे तो कभी भी नहीं आ सकती है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अस कि भाई हमें क्या करना है, हम कैसे चलते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, हम सैनिटाइज, अब जब भी कहीं बाहर जाते हैं अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, ठीक है। तो हम रेगुलरली क्या करते हैं, कहीं आप ज़रा किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो जैसे घर पहुंचते हैं, टेक ए बाथ, अपने आप क्लोथ्स को चेंज कीजिए, तो जो अच्छी आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं या प्रैक्टिसेस है आप इनको फॉलो कीजिए, तो 3rd वेव में भी ना आए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवेंज टूरिज्म। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, बट हाँ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये रिवेंज टूरिज्म क्या होता है, किससे रिलेटेड है। सो आप इसको बोल सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू जो ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, फटीग आई है, लोग तंग आ चुके हैं बोरियत से, और एक डिमांड, मतलब एक हर जगह लोग क्या चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, 1.5 साल से घरों में बंद है, आधे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, थक गए हैं वही काम करते करते, लाइफ थोड़ी मोनोटोनस हो गई है। मतलब क्या है मोनोटोनस का मतलब क्या, एक जैसी चल रही है, उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर वही सेम रूटीन ऑफ फॉलो कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। तो हर एक को एक लाइफ में चेंज चाहिए, तो इसी के लिए ये रिवेंज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, राइट। नेक्स्ट इज ग्रैंड इथोपियन रिनासा डैम। अब आपको ये सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि भाई ग्रैंड इथोपियन रिनासा डैम जो है ये है कहाँ, तो नाम में ही है इथोपिया। सो दिस डैम इज बेसिकली इन द बेंशांगुल गुमूज रीजन ऑफ इथोपिया। इसको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रख रहे हैं तो वेल एंड गुड। आप अगर इथोपिया भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पेपर में आपसे ये पूछा सकता है कि भाई ग्रैंड रिनासा डैम कहाँ है केवल, ठीक है, ग्रैंड रिनासा डैम कहाँ है, तब आपको इथोपियन नहीं लिखा होगा, राइट। तो तब आपको अगर एमसीक्यू आता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपकी ग्रैंड रिनासा डैम है ये इथोपिया में है। फॉर्मरली हम इसी डैम को मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में कभी ये भी पूछ सकते हैं कि दैट वेयर इज मिलेनियम डैम लोकेटेड, सो इट्स लोकेटेड इन वेयर, इट इज लोकेटेड इन इथोपिया, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कंप्लीट होने के बाद दिस विल बी द अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, आप उसको मिलेनियम डैम बोलिए, ग्रैंड रिनासा डैम बोलिए, दोनों सेम ही चीजें हैं। क्लियर, दोनों ये सेम चीजें हैं, ठीक है। लास्ट जो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, आप सब पढ़ ही रहे हैं स्क्रीन पे कि दैट बंगाल जो है इट हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन टू सेट अप काउंसिल। बंगाल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिस रेजोल्यूशन के बाद पास होने के बाद अब वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप की जाएगी, लेकिन इस पे भी थोड़ा एक प्रोसीजर होता है, और अगर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली से ऐसा एक रेजोल्यूशन पास होता है तो पास होने के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास होना है। कहां पे, वहां पे मान लीजिए 2/3 मेजॉरिटी क्या हो गई कि भाई अगर
वहाँ पे आपके क्या है कि भाई अगर 100 आपके एमएलएज हैं, मान लेते हैं 100 एमएलएज हैं आपके बंगाल में, तो 2/3 मेजोरिटी क्या होगी कि कम से कम आपके 67 जो एमएलएज हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए कि भाई हमें काउंसिल सेटअप करनी है। अगर 67 से कम है तो नहीं होगा, 67 से या 67 से ज़्यादा होने चाहिए। सो 2/3 मेजॉरिटी इट मस्ट बी नीडेड। सो तभी वेस्ट बंगाल असेंबली एक इस रेजोल्यूशन को पास कर पाई है कि भाई उनको वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने उसको पास कर दिया। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होते क्या हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या है कि भाई इंडिया, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे कैमरल सिस्टम है, मतलब 2 हाउसेस है पार्लियामेंट के। स्टेट लेवल भी क्या है, इक्वलेंट है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी क्या होती है, एक होती है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। ठीक है, जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस, ऐसे ही स्टेट्स में भी क्या होता है, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करें, जब हमारा ये स्टेटहुड होता था, मतलब जब हम एक राज्य थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक ही यूनिट में आता था, तब क्या था, हमारे यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी। लेकिन जब से हम 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट हो गए आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, अब हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एबॉलिश हो चुकी है। लेजिस्लेटिव असेंबली ही है केवल, लेकिन वो भी अब कब फॉर्मेशन उसकी सेटअप कब होगा भाई, जब यहाँ इलेक्शंस होंगे, तो तभी डिलिमिटेशन कमीशन आया है, इलेक्शंस अनाउंस होंगे उसके बाद जब असेंबली सेटअप होगी तो आप देखेंगे कि फिर नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये क्रिएट कैसे किया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दैट हाउ इज दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड। सो आपको एक याद रखना है कि भाई आर्टिकल 169 ये बड़ा जरूरी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 169 के तहत ही क्या होता है कि भाई आपका जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या तो इसको आप क्रिएट कर सकते हैं या तो इसको आप एबॉलिश कर सकते हैं। सो अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट और एबॉलिश व्हाट, द सेकेंड चैम्बर इन ए स्टेट। अब ये सेकेंड चैम्बर इन ए स्टेट क्या होता है, राइट, व्हाट इज द सेकेंड चैम्बर? सेकेंड चैम्बर को ही हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, या हम उसको बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर किसको बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो इसी आर्टिकल 169 के तहत क्या कर सकता है आपका पार्लियामेंट, या तो एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है या उसको एबॉलिश कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट ये काम कब कर सकता है, पार्लियामेंट ये काम तभी कर सकता है जब वहां की जो आपकी क्या बोलते हैं उस स्टेट की, जो उस रेस्पेक्टिव स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करे बाय स्पेशल मेजॉरिटी, क्या कि भाई हमें हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, या हमें हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश करनी है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तभी ये पॉसिबल है। मतलब पार्लियामेंट के पास ऐसा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, उस स्टेट से वो रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए, उस रेस्पेक्टिव स्टेट में जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या एबॉलिश करने की बात की जा रही है। जब तक वो स्टेट एक स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा, तब तक पार्लियामेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट तभी करेगा जब स्टेट रेजोल्यूशन पास करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक चीज है, बड़ा सा एक इजी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई स्टेट रेजोल्यूशन पास करेगी, उस रेस्पेक्टिव स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी बाय स्पेशल मेजॉरिटी, तभी पार्लियामेंट आपका कानून बना सकता है, वरना पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता। अब स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें, तो आर्टिकल 171 क्लॉज 1 जो है हमारे संविधान का, जो आर्टिकल 171 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल इन नो केस बी लेस देन 40। वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, इस आर्टिकल 171 क्लॉज 1 ये बात करता है कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, भाई कितने लोग उसके मेंबर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये बोलता है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए दैट इट शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। माने कि अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग हैं, 300,
किसी भी लेजिस्लेटिव, किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं हम लोग, अब मान लेते हैं कि भाई 300 MLA है वहाँ पे, ठीक है, 300 MLA हैं, तो भाई हम इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा होता है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर MLA 300 हैं तो MLC कितने होंगे? सो 1/3, इट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर, तो MLC आपके 100 होने चाहिए। 100 से ज्यादा MLC आपके नहीं हो सकते, यानी 1/3 से ज्यादा आपके MLC नहीं हो सकते। लेकिन इन ए स्टेट, अब कोई स्टेट छोटी होती है, जरूरी नहीं हर स्टेट में 300 हो, किसी स्टेट में आपकी असेंबली की सीटें ही 50 है, किसी स्टेट में असेंबली की सीटें ही 100 है, तो बोला जाएगा कि कम से कम ये 40 होना चाहिए, लेकिन ये 1/3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब इस 40 में भी काफी सारे एक्सेप्शंस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, ठीक है, तो एक्सेप्शन है इसमें, राइट, लेकिन इट शुड इन नो केस भी लेस देन 40, राइट, और ये 1/3 से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए। अब ये मेंबर्स जो होते हैं काउंसिल के, ये इलेक्ट कैसे किए जाते हैं? सो ये 1/3 जो मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है, जो आपके MLA होते हैं ये इलेक्ट करते हैं। 1/3 इलेक्टोरेट्स जो हैं कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज जो आपके स्टेट्स में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं या अदर जो लोकल अथॉरिटीज आपकी स्टेट में होती है, 1/3 मेंबर वहां से चुन के आते हैं। 1/12 बाय एन इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ टीचर्स का भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 1/12 बाय ग्रेजुएट्स, और जो रिमेनिंग नंबर है दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर्स। तो कुछ लोगों को गवर्नर भी, क्या जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स होते हैं उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अब ये डिस्टिंग्विश्ड पर्सन कौन है या पर्सनैलिटी कौन है? ये वो होता है कि भाई जिसने उस स्टेट में सोशल सर्विस में कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया होता है, साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम किया होता है, आर्ट के लिए किया होता है, लिटरेचर के लिए किया होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में उस स्टेट में उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है, या सोशल सर्विस में या कोऑपरेटिव मूवमेंट में अगर उसका योगदान है, तो भाई गवर्नर उस पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, क्या, एज एन MLC, राइट। सो इस प्रकार से आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इलेक्ट किए जाते हैं। 1/3, 112 जो आखिरी का बचा है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, कि भाई आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट और किस आर्टिकल के तहत क्रिएट या एबॉलिश की जाती है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उसके जो मेंबर्स है वो कौन कौन इलेक्ट करता है और यहाँ कैसे इलेक्ट होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया बस। लेकिन न्यूज़ सिर्फ इतनी सी थी कि भाई वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है 2/3 मेजॉरिटी के साथ कि भाई वो अपने यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वो अपने यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स में कभी कभी होता है कि वो एबॉलिश के लिए भी रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, राइट। सो मर्जी है उस स्टेट की वो क्या चाहती है, राइट। सो आज का जो हमारा सेशन था आई गेस करंट अफेयर्स का, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, एंड आई होप कि आप सबको ये सेशन काफ़ी पसंद आया हो, राइट। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।